समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं आपको ऐसी जागरूकता की ओर लेकर चलती हूं जो शायद आप लोगों ने भी सोची होगी, ध्यान भी गया होगा, लेकिन कोई भी पहल करने के लिए तैयार नहीं होगा। जी हाँ, हम जयंती मनाते हैं, बहुत धूमधाम के साथ जयंतियां मनाई जाती हैं, कोई भी दिवस मनाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कार्य बताए जा रहे हैं, बालिकाओं को समझाया जा रहा है कैसे आगे बढ़ सकती हैं, रोजगार कैसे मिल सकता है, संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, स्कूल कॉलेजों द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं तंबाकू नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, छापेमारी भी की जा रही है, दुकानदारों को अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही जयंती भी मनाई जाती हैं, जैसे अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई गई, और भी अन्य जयंती मनाई जाती हैं। लेकिन जब वो जयंती मनाई जाती है तब हम उन महापुरुषों की प्रतिमा को साफ भी करते हैं, माला अर्पण करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन क्या कुछ दिन बाद आपने उन प्रतिमाओं की ओर जाकर देखा कि उनकी क्या हालत होती है? वो फूल माला जो आपने चढ़ाई थी कहीं से टूटी हुई लटकती होती हैं, सूखी हुई उनके गले में पड़ी होती हैं, नीचे गंदगी, मालाओं की, सब चीजें की गंदगी उनके आसपास बिखरी हुई होती है। तो क्या हमारा कर्तव्य महापुरुषों को नमन करने का या उनके आसपास साफ सफाई कराने का केवल एक दिन का ही बनता है? महापुरुष तो हमेशा ही होते हैं, देशभक्त हमेशा के लिए ही होते हैं, लेकिन केवल एक ही दिन उन्हें माला अर्पण करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसी मालाओं की दुर्गति बरसात होने के बाद और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। वो मालाएं अगर आप जाकर आज भी उनकी प्रतिमाओं पर देखेंगे तो इसी तरीके से सूखी हुई लटकती हुई नजर आती हैं। वैसे तो संस्थाएं बहुत आवाज उठाती हैं, बहुत सी संस्थाएं आगे आती हैं, हर एक मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन क्या किसी भी संस्था का इस ओर ध्यान नहीं गया कि महापुरुषों की जयंती मनाने के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनकी वो सूखी हुई मालाओं को उन पर से हटा दिया जाए और उनको नमन कर दोबारा से ऐसे ही साफ सुथरा छोड़ दिया जाए। मेरठ दर्शन परिवार की ओर से मैं आप सभी से यही अपील करूंगी कि जिस तरीके से आप किसी भी महापुरुष, नेता या देशभक्त को बहुत ही नम आंखों के साथ, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं उनकी जयंती के दिन, पुण्यतिथि के दिन, तो उसके 2-3 दिन बाद जाकर उनके आसपास जो गंदगी फैली हुई है, जो उनके ऊपर माला चढ़ाने के बाद गंदगी हो गई है, उसको जरूर साफ करें, उनको सम्मान दें, क्योंकि सम्मान केवल एक दिन नहीं, हमेशा होता है। वैसे वो आपसे कहने तो नहीं आएंगे, लेकिन ये हमारे अंतर्भाव हैं जो हमें व्यक्त करने चाहिए। सम्मान अगर देना है तो पूर्ण रूप से दें। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ को नाटक नगरी बनाने के उद्देश्य से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग एवं स्वांगशाला संस्था द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों को नाटक विद्या से कराया गया रूबरू। वहीं नाटकों में अभिनय की बारीकियों से कराया परिचित। कहा, नाटक के माध्यम से दर्शाया जा सकता है जीवन का सत्य व उद्देश्य। बेटियों में छुपे हुनर को बाहर निकालना व उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के मकसद को लेकर बेटिया फाउंडेशन द्वारा गढ़ रोड स्थित अंबेडकर इंटर कॉलेज में स्वरोजगार संबंधित एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर दिखाई प्रतिभा, वेस्ट मटेरियल से बनाई उपयोगी व सजावटी खूबसूरत वस्तुएं। छात्राओं के हुनर को रोजगार तक पहुंचाने के लिए आए हुए अतिथियों ने और सामान बनाने के दिए ऑर्डर। छात्राओं के खिले चेहरे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली छात्राओं को संस्था द्वारा किया गया पुरस्कृत। आज के कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष अंजू पांडे, उपाध्यक्ष क्षमा चौहान, शशि बाला, अमित अरोड़ा, लक्ष्मी विंदल, सुधा अरोड़ा, विनीता, कुसुम मित्तल का रहा पूर्ण योगदान। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी, नगर अध्यक्ष, जिला स्तरीय सचल दल द्वारा चलाया गया विशेष अभियान। सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर के आसपास की दुकानों में की गई छापेमारी। तंबाकू विक्रेताओं की दुकानों पर विदेशी तंबाकू व सिगरेट आदि की गई जांच। दुकानदारों को चेतावनी हेतु साइनेज लगाने व धारा 4 का अनुपालन करने के लिए नोटिस किया जारी। कई दुकानदारों से 2200 रुपए तक का वसूला जुर्माना।
स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्राओं द्वारा सामुदायिक कार्य के अंतर्गत बुढ़ाना गेट स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागरूकता गतिविधि का किया गया आयोजन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने व उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्राओं को किया गया जागरूक व सरकारी योजनाओं के बारे में छात्राओं को दी गई जानकारी। पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ लगातार हो रही गैरकानूनी मनमानी व कलम की आवाज को दबाने के विरोध में आज जनवादी लेखक संघ के सभी सदस्य पहुंचे कलेक्ट्रेट। धरना प्रदर्शन करते हुए उठाई आवाज, कहा पत्रकारों को लिखने सच्चाई दिखाने से ना किया जाए मना। अगर ऐसा होगा तो सरकार करेगी मनमानी, कैसे उजागर होगी सच्चाई। वहीं दिल्ली में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को रिहा करने यूएपीए कानून निरस्त करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। हमारा जीवन एक रंगमंच है। बहुत सारी यहाँ पर कठपुतलियां हम सब हैं जो प्रतिदिन कोई ना कोई नाटक करते हैं, अपने जीवन को दर्शाते हैं, लेकिन उन्हीं अपने अंदर के भाव को मंच पर उतारना नाटक कहलाता है। अपनी जो बीत चुकी, जो कह सकते हैं देशभक्तों की या किसी की भी जीवनी लेखनी को दर्शाना एक नाटक कहलाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग व शाला द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नाटक में किरदार निभाने के लिए नाटक के बारे में बारीकियां छात्र छात्राओं को बताई गई। उनको बताया गया कि नाटक के माध्यम से हम किसी के भी जीवन को दर्शा सकते हैं, जो हमारे बीच है या नहीं है, कोई भी जीवनी हम ले सकते हैं और नाटक के माध्यम से ही अपने हाव भाव हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। नाटक की बारीकियों के बारे में भी कार्यशाला के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। वो शायर जो दिल से मिलने के लिए आए हैं, दिल और आफरीन, वो 2 बहनें हैं। जेब जिसको जेब बोलता है ना, तो जेब और आफरीन को 2 बहनें हैं। वो आए हैं मिलने के लिए और वो तीनों आता है उनके। सीजर पे यार, सीजर के टोटल 3 सीन हैं। एक एक्टर है घर पे अपनी वाइफ से बात कर रहा है, उससे पहले वो है कि मीटिंग चल रही है, उसके बाद वो आता है, उसको ले जाता है जो डीसीएस है, उसके बाद उसको मर्डर कर देते हैं। 3 सीन है। उसके बाद वो भूत करके आता है जो एक सीन वो, ठीक है ना। हाँ, ये आप छोटे हैं, आपने अपना कुछ छोटा कर लिया, आप कमजोर हो गए। कब खड़े होते हैं आप ऐसे? इबादत करने जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, वो बड़ा है, आप उसके सामने झुके पड़े। लेकिन आप एक बहुत ही इंटेंस और टेंस सीन चल रहा है किसी के साथ में, और आप यूं खड़े हो जाते हैं। जहां कमर से नीचे हाथ गया, ये हिस्सा जो है, ये यहां तक आपका कॉन्फिडेंस है, यहां तक आपकी ताकत है, यहां तक आपकी ऊर्जा है, एनर्जी, ठीक है। जहां इस कमर से नीचे हाथ गया, आप और ऐसे नहीं पड़ेगी। ये कैजुअल प्रॉब्लम होती है उसके हाथों का क्या करें, ठीक है। मूवमेंट में पांव से चल लेगा, वो झुकना है झुक लेगा, मुंह से बोल लेगा, सब कर लेगा, लेकिन हाथों का क्या करेगा। ये इसके कर नहीं लेगा कोई। खड़ा हो तो क्या होगा, जब मैं मुड़ूंगा तो डर जाएगा। मुझे इधर जाना है तो ठीक है, मेरा बाउंड्री खड़ा है, एंगल हो गया,
ठीक है, मेरी बात हुई, भारत भूषण जी से मेरी बातचीत हुई, कलाम हुआ, सारा खत्म हुआ, मैं आराम से अपना ये चल गया, ठीक है। एक एक्टर का स्टैंस होता है और एक्टर को कॉन्फिडेंटली खड़ा होना चाहिए। भूल जाओ तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं, तुम दुबले पतले हो, सीकड़ी से लगते हो, कोई बात नहीं, बट वेयर इज योर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ दैट कैरेक्टर। एक एक्टर का कॉन्फिडेंस है, एक उस कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस, दोनों का कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जब आप खड़े होते हैं तो आपको ये भी देखना है कि आपका जब मूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंट तो होगा ही होगा, उसमें जर्क नहीं होना चाहिए ना। अगर आप खड़े हैं और आपको राइट हैंड मुड़ना है, आपका अगला मूव जो है वो आपके राइट साइड में है, तो आप कैसे खड़े होंगे? आप सीधे के एल बनाएंगे, ये ठीक है ना। आप ये इधर खड़े हुए हैं, मैं ये फोटो खींच रहे हैं भाई साहब। जो आपको लाइंस डिलीवर करनी है, जो आपको डायलॉग बोलने हैं, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, आपको उसका मीनिंग नहीं पता होता। सर किस तरह का प्रोग्राम सही है, ड्रामा का जो पूरा एक सेशन किया गया, और कौन लोग इसमें एक्सपर्ट आए थे, क्या उन्होंने बताया बच्चों? असल में ये 10 दिन की वर्कशॉप थी, है बल्कि कल ख़त्म होगी। इस 10 दिन में शोबे उर्दू और साला एक्टिंग एकेडमी मेरठ, उन दोनों के इश्तराक से ये वर्कशॉप की थी हमने, ताकि मेरठ में ड्रामे के ताल्लुक़ से लोगों में एक बेदारी आए, और ख़ासकर तलबा में, तलबा ड्राइविंग तरफ वाकिफ़ हो, ड्रामे से वाकिफ़ हो और ड्रामे की तरफ माइल हों और ड्रामा करके दिखाएं। असल में हमारा मकसद मेरठ को ड्रामा नगरी बनाने का है, इसलिए मेरठ में जो ग्रुप है जो ड्रामे कर रहे हैं, उन सब को हम लोग उनकी अफजाई कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि मेरठ में ड्रामे का फ़रोग़ होना चाहिए। और मेरठ में ड्रामा बहुत पहले से था, लेकिन कुछ दिन पहले ड्रामा यहाँ ख़त्म हो गया था, ड्रामा बहुत कम होता था, लेकिन अब बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग मेरठ में ड्रामे के फ़रोग़ में लगे हुए हैं, और हम सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि मेरठ को ड्रामा नगरी बनाना है। सर किस तरह के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं और किन किन डिपार्टमेंट से बच्चे आए हैं और कैसे इसमें हमने ऐलान किया था कैंपस के जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब के बच्चे इसमें शामिल हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फाइन आर्ट्स और मुख्तलिफ शोबे जात के लोग बच्चे इसमें शामिल हैं। वो सब मिलकर ड्रामे की बारीकियों को समझ रहे हैं। इसमें कई बच्चे बहुत अच्छे हैं जो ड्रामे को बहुत संजीदा तौर पर ले रहे हैं। असल में ड्रामा क्या है? ड्रामा जो है फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है उस पर दाखिले का एक ज़रिया है। तो जो लोग ड्रामे से फिल्म में जाते हैं वो बहुत पुख्ता होते, थिएटर से ड्रामे जाते बहुत पुख्ता होते, और उनकी फिल्में, उनके किरदार, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। हमने इन बच्चों को समझाया है। आज नाटक जो टीवी सीरियल के तौर पे आ रहे हैं उनमें भी असल में ड्रामा ग्रुप जो थिएटर से आते बच्चे वो बहुत कामयाब होते हैं। इसमें अलग अलग सेशन भी हुए हैं, तो किस तरह के सेशन हुए हैं और कितने सेशन हुए? इसमें असल में 10 दिन में रोज़ाना 2 क्लास होती हैं बच्चों की, और क्लासें जो है सुरेश शर्मा, अनिल शर्मा, भारत भूषण शर्मा, इन दो ने, और अनिल शर्मा गाज़ियाबाद से आए आज, उन्होंने क्लासें ली है। कल आए नीरज शर्मा दिल्ली से, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो आवाज़ में
क्या उतार चढ़ाव होना चाहिए, डायलॉग किस तरह बोलना चाहिए, वो बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तौर पे हम देखते हैं कि पूरे नाटक की जो बारीकियाँ होती है वो सब तालिब इल्मों को समझाई जा रही है। इसके बाद उनसे एक नाटक कराया जाएगा, वो तकरीबन 1 महीने बाद उसका मंचन, उसका स्टेज शो होगा। वो ड्रामा जो है मेरा ही लिखा हुआ है, वो होगा तकरार। उसमें बहुत सारे अशार हैं उर्दू के, बहुत सारे लफ्ज़ बच्चों को सीखने को मिलेंगे। ये जो बच्चे सीखेंगे वही एक्ट करेंगे उसको। जी जी। तो क्या लगता है सर, इनमें कुछ बच्चों का इंतखाब होगा, उनको वो रोल दिए जाएंगे। क्या लगता है सर, जिस तरह से ड्रामा सीन खत्म हो गई थी और लोग इससे दूर हो गए थे, अब इस तरह की वर्कशॉप से ये फिर से बेदारी आएगी बच्चों में और एक्ट की तरफ बढ़ेंगे? ऐसा लग रहा है कि बच्चों में जो शौक़ और जो जुनून है उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में मेरठ में ड्रामा बहुत फ़रोग पाएगा। उतना नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल सही बात है। थिएटर इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ख़ासतौर से हिंदी बेल्ट की बात करूंगा मैं, कि हिंदी बेल्ट में थिएटर जो है वो नीचे गया है। बाकी तो बंगला थिएटर है, मराठी थिएटर है, इवन साउथ इंडियन थिएटर है। तो उसका कारण ये है कि उन लोगों ने अपने थिएटर के साथ में अपनी जो इंडिजिनस ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स हैं उनको भी ज़िंदा रखा है। जैसे जात्रा है बंगाल में, आपके यक्षगान वगैरह है इधर दक्षिण में, कथकली है। तो ये लोग थिएटर को उसके साथ जोड़कर चलाते हैं, जबकि हमने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी सिनेमा वो इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो हिंदी बेल्ट का आदमी जो है एक्टर ज़रा सा थोड़ा बहुत बोलना, खड़ा होना सीख जाता है, उसे खटाक से लगता है कि भाग लो यहाँ से और सीधे चलो। तो वो थिएटर इस तरीके से खाली होता चला रहा है। और आप ये देखिए कि जब तक आप, दूसरा सवाल आपका कि भी स्कूल कॉलेजेस में और छोटे शहरों में, छोटी जगहों में थिएटर हो, बिल्कुल होना चाहिए। और उसमें ज़रूरी यही है कि जो अपनी जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं थिएटर की, उनको साथ में लेते हुए आप थिएटर करें। क्योंकि आप ये देखिए कि शुरू से लेकर आज तक हमारे यहाँ जो थिएटर की परंपरा रही है, उसमें जो हमारी लोक कलाएं हैं, जो फोक ड्रामा है, वो कहीं ना कहीं बेस रहा है। तो आज भी ये है कि अब जब तक अब नौटंकी जैसी इतनी रिच ट्रेडिशनल आर्ट, हमारी फोक आर्ट, वो ख़त्म हो गई, तो उस तरीके की और जो अपने यहाँ की अलग अलग जगहों की अपनी अपनी जो स्थानीय वो हैं कलाएं हैं थिएटर की, उनको लेकर उनके साथ स्क्रिप्ट बनाकर नए विषयों पर करके अगर थिएटर किया जाए तो ज़रूर होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में होना चाहिए। क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए थिएटर एक बहुत अच्छा रास्ता है, और जो थिएटर के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं वो कामयाबी है? नहीं, देखिए, थिएटर इंडस्ट्री में जाने का एक रास्ता है, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, कतई मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि थिएटर थिएटर है, सिनेमा सिनेमा है। और क्योंकि मैं एक्टिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को ऑथेंटिकली कह सकता हूँ। आज भी थिएटर से जो लोग सिनेमा में गए हैं, आप नसीरुद्दीन शाह से लेकर और किसी को भी देख लीजिए, उनमें आज भी उनके एक्सप्रेशन में एक लाउडनेस है जो थिएटर की लाउडनेस होती है, जो कि सिनेमा की डिमांड नहीं है, लेकिन वो लाउडनेस उनमें होती है। तो जबकि जो सिनेमा है वो कैमरा का मीडियम है, बहुत सेंसिटिव आपका इक्विपमेंट होता है, आपकी हल्की सी सांस को भी रिकॉर्ड कर लेता है। जबकि मंच पर अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो सांस भी जो लेनी है वो इस तरह लेनी है कि आखिरी आदमी तक वो पहुँचे, जबकि वो कैमरा है। इसी तरीके से हम एक्सप्रेशंस हैं हमारे, हमें अपनी आँख का एक्सप्रेशन दिखाना है। अगर हम मंच पर हैं थिएटर पर, तो हमें अपनी आँख पूरी चौड़ाई करनी पड़ती है, खोलनी पड़ती है। हमने हल्का सा अपना आँख का मूवमेंट दिया, कैमरा ने खटाक से वो कर लिया। तो जो थिएटर की ट्रेनिंग करके गए हुए लोग हैं, उनसे आजीवन ताज़िंदगी ये चीज़ नहीं जाती। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि थिएटर जो है वो कहीं एक अच्छा माध्यम है सिनेमा में जाने के लिए। दोनों की टेक्निक अलग है, लेकिन हाँ, थिएटर एक एक्टर को आत्मविश्वास देता है,
उसके अंदर की झिझक ख़त्म कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके काम आती है। बट कैमरा का मीडियम बिल्कुल अलग है और सिनेमा में जाने के लिए कैमरा को समझना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जहां जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बालिकाओं को आगे बढ़ने के बारे में सिखाया गया, तो वहीं मैं आपको बता दूं बालिका फाउंडेशन, जी हां, बेटियां फाउंडेशन के बारे में कौन नहीं जानता। बेटियां फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो समय समय पर छात्राओं को उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास करता है। साथ साथ स्कूल कॉलेजों में पूरी संस्था की सदस्या पहुंचती हैं और छात्राओं को जागरूक करती है। आज भी मैं आपको बता दूं, गढ़ रोड स्थित अंबेडकर इंटर कॉलेज में बेटियां फाउंडेशन की सभी सदस्या पहुंची। उन्होंने एक बच्चों के लिए कंपटीशन रखा, एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें वेस्ट मटेरियल से बहुत सुंदर सुंदर चीजें छात्राओं ने बनाई और अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला। हमारी बेटियों के अंदर बहुत सी प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन उसको संवारने के लिए किसी न किसी का सहारा होता है। मैं आपको समय समय पर बताती हूँ कि जहां माता पिता का बच्चों के जीवन में पूर्ण योगदान है, तो वहीं स्कूल कॉलेजों का भी है और साथ साथ जो संस्थाएं बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, उनका भी पूर्ण रूप से योगदान है। आज इंटर कॉलेज में जहां छात्राओं ने अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाते हुए वेस्ट मटेरियल, जो घर में बेकार सामान पड़े हैं, उनसे बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई। आए हुए अतिथियों ने ऑर्डर भी बुक किए उनके सामान के कि आगे उनको वो सामान बना कर दिया जाए जो फेस्टिवल में यूज भी हो सकता है। साथ साथ उनको बताया गया कि किस तरीके से वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और अपने हुनर से रोजगार भी पा सकती हैं। बेटियां फाउंडेशन की अध्यक्षा अंजू पांडे द्वारा बेटियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टिप्स भी दिए गए और कहा गया कि किस तरीके से बेटियों को हिम्मत रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फाउंडेशन की सभी सदस्यों का आज के कार्यक्रम में पूर्ण रूप से योगदान रहा। पीछे खड़ी होकर सबका वीडियो बनाना आपने इसको दोनों तरफ से डेकोरेट किया सिर्फ एक तरफ से डेकोरेट करे जाते हैं और जो सुंदर लगते हैं। आपने यहाँ से भी किया है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप अर्निंग पर्पज से इसको बनाओगे इसमें आपकी लागत ज्यादा लगेगी और बैठने का मिलेगी। ये आपने वाले कहीं स्टैंड पर लगा दी, वो जलते रहेंगे। कितना अच्छा है, हमारी आधी दिवाली की डेकोरेशन को इससे हो गई। ये आप सबको कैसा लग रहा है? ये किसने बनाया? इसको क्या नंबर देना चाहिए? खड़े हो बेटा। अब अगर अब दीपावली आ रही है ना, कैंडल अगर ये बना करके और अपना बिजनेस कर ले, मजा आ जाएगा, बहुत पैसे मिलेंगे। इसमें आपकी कुछ ऐसा आइडिया है कि इसमें आपको कितने पैसे लग गए? मैं थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी बेटिया फाउंडेशन के जो भी मेंबर हैं, अंजू जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। ये जो उन्होंने एक शुरुआत करी है बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमें ये इनका लगा है और इससे बालिकाओं को, लड़कियों को बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है और उनकी जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो वो खुद नहीं जान पा रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं, उस प्रतिभा को निकालने, उनको खुद को ये जानने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, इसकी जो शुरुआत इन्होंने की है ये बहुत अच्छी की है और हम हमेशा इनका सहयोग करेंगे। अपने स्कूल में हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल में हमेशा इस तरीके के प्रोग्राम करती रहें और बेटियों को, लड़कियों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करती रहें। और जो आज का प्रोग्राम हुआ था वो देख के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। तो मैं फिर से एक बार जो बेटिया फाउंडेशन है इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू। पत्रकार चौथा स्तंभ है, जी हाँ, आप सभी जानते हैं, और पत्रकार की कलम में वो ताकत होती है सच्चाई को उजागर करने के लिए। लेकिन आज की सरकार के राज में पत्रकारों को डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। सच्चाई की आवाज उठाने के कारण
उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। जी हाँ, अभी आपने सुना होगा, दिल्ली में कुछ पत्रकारों के साथ ऐसी ही घटना हुई। पुलिस द्वारा उन पर आतंकवादी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, जिसका विरोध करने के लिए आज जनवादी लेखक संघ के सभी सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जमकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की कलम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर अगर इस तरीके से रोक लगाई जाएगी तो ये सरकार मनमानी करेगी। किस तरीके से काले धंधे सामने आएंगे। लगातार पत्रकारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। एक और तो उनको जो है चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, लेकिन चौथे स्तंभ को तोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने दिल्ली में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को रिहा करने और उनके ऊपर से जो आतंकवादी एक्ट लगा हुआ है उसको हटाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह का प्यारा नारा इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह का प्यारा नारा इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। AINU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। AINU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। AINU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज आपके माध्यम से और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने जो मुहिम छेड़ी है, जो पहल की है, जो आगाज दिया है मेरठ की जनता को, इस देश की जनता को, कि हमारा समाज जो ये हमारी रजीम है, जो हमारा शासन है, प्रशासन है, किस तरह एक कलम की ताकत को रोकना चाहता है, उसके ऊपर बंदूक चलाना चाहता है। हम सब उसके लिए आगे आए हैं और लॉयर्स की ये यूनियन है, पर इसमें समाज का हर वर्ग आगे आया है और पूरी सपोर्ट दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस एक ज्ञापन से, एक हमारा जो एक आंदोलन छेड़ा है, जो हम सड़कों पे उतर के आए हैं, सरकार को एक जागरूकता होगी और सरकार को ये बात समझ में आएगी कि ये सरकार सिर्फ पूंजीवादियों के लिए नहीं है, ये सरकार इस समाज में रहने वाले हर आदमी के लिए है, जो कि अपने आप का जीवन यापन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और उसी मुहिम के साथ में हम आपसे बोलते हैं कि ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, कलम को कोई नहीं दबा सकता, बंदूक कभी कलम को रोक नहीं पाएगी। जय हिंद। मैं देवेंद्र सिंह, एडवोकेट, सेक्रेटरी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ इकाई मेरठ। जिस प्रकार 3 तारीख को जो है न्यूज़ क्लिक वेब पोर्टल के लोगों की और उनके संस्थापकों की, पत्रकारों की और उनके साथ जुड़े हुए अन्य लोगों को ईडी ने बिना किसी समन और वारंट के उनके घरों पर रेड करी गई, उनके प्रतिष्ठानों पर रेड करी गई, उनके बिना किसी सर्च वारंट के घरों की तलाशियाँ ली गई, उनके मोबाइल्स, लैपटॉप वगैरह जब्त किए गए और बाद में काफ़ी देर शाम तक जो है उनसे पूछताछ चलती रही और 2 लोगों को UAPA कानून के तहत जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हम लोगों ने इसकी कड़ी निंदा करी। 4 तारीख को हमने इसकी एक आकस्मिक मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद में 7 तारीख में हमने समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोगों के साथ में मीटिंग करी कि इसके बारे में हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, एक आंदोलन करना चाहिए, जिसकी बाबत जो है आज हमने तय किया कि हम राष्ट्रपति महोदय को द्वारा जिलाधिकारी मेरठ के ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों के साथ कि जो है इन लोगों को रिहा किया जाए और सरकार जिस प्रकार जो है अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति देश के अंदर पैदा कर रही है वो पैदा ना करी जाए। बस। हाँ, मैं जनवादी लेखक संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिला मंत्री और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट। आज हम जो सरकार प्रेस की आज़ादी पर हमला कर रही है उसका विरोध करने आए हैं, जो कलम पे बंदिशें लगाना चाहती है उसका विरोध करने आए हैं। और सरकार जानबूझ के ये काम कर रही है कि सरकार चाहती है कि कोई भी जो पत्रकार है या लेखक है या कवि है उसके खिलाफ ना लिखे, उसके खिलाफ जो जन विरोधी काम कर रही है उसकी उन नीतियों के बारे में जनता को ना बताए। तो हम सच की रक्षा करने यहाँ आए हैं, हम प्रेस की आज़ादी की हिफाजत करने यहाँ आए हैं और हम उन प्रेस वालों के साथ खड़े हैं, उन कलमकारों के साथ खड़े हैं जो जनता के लिए लिख रहे हैं, देश के लिए लिख रहे हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम उसका उस सरकार की उन नीतियों का विरोध करने आए हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो हमारे पत्रकारों को गिरफ्तार किया है उनको तुरंत रिहा करो और जो UAPA है जिसके आधार पे उनको आतंकवादी बता रही है, प्रेस को, लेखकों को आतंकवादी बता रही है, हम सरकार से मांग करते हैं कि और राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि उस कानून को वापस करो और प्रेस को लिखने दो।
क्योंकि प्रेस चौथा स्तंभ है हमारे जनतंत्र का। अगर प्रेस की आज़ादी पे हमला होगा तो फिर सरकार निरंकुश हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी, फांसीवादी हो जाएगी, और फिर वो जनता को पता नहीं चलेगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, किसके खिलाफ काम कर रही है। तो जनता के हक अधिकारों के जो संविधान हमें आज़ादी की बोलने की आज़ादी देता है, उसकी रक्षा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन एक ऐसा संगठन है कि जब समाज में कहीं भी कोई भी बुराई आती है, कुरीतियाँ होती हैं, या उसमें प्रशासनिक या अनैतिक तौर पर कोई डंडा चलता है, तो ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन तुरंत बोलती है। इसीलिए आज ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने, जब ये न्यूज़ क्लिक पर हमला हुआ, बैठे बिठाए घरों पर जो एक छोटी सी खबर के ले करके और उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया, कुछ को डिटेन करके 8-8 घंटे 10-10 घंटे पूछताछ करने के बाद छोड़ा। खाली प्रेस में हालांकि बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, लेकिन कुछ लोग जो आवाज़ उठाते हैं, सवाल पूछते हैं सत्ता से, या उनके खिलाफ लिखते हैं, जो गलत काम करती है सरकार उसके खिलाफ बोलते हैं, उन्हीं को गिरफ्तार करके पुलिस जेल में डाल देती है। UAPA जैसा कानून आतंकवाद का कानून है। पत्रकार कोई आतंकवादी नहीं होता है, और कोई भी किसी की आलोचना करना वो ना देशद्रोह के उसमें आता है, ना ही किसी उसमें आता है। लेकिन ये सरकार इस वक्त जो है ऐसे लोगों को जो थोड़ा बहुत भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, उन पर दमनकारी नीति अपना रही है और उनको जेलों में डाल देगी। भारत में संविधान का कानून है, संविधान के तहत सारे काम होने चाहिए। किसी को बगैर FIR हुए, बगैर कुछ बताए गिरफ्तार करके ले जाना, ये असंवैधानिक कार्य है। इसके लिए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने यह तय किया कि आज हम राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे उनसे कि ऐसे लोगों को, जो पत्रकार जो निर्दोष हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए और अगर आगे ऐसी कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ न की जाए। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।